गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। तो हमें गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग देखने हैं कि उस गॉस का प्रमेय का प्रयोग करके हम कैसे अलग अलग शेप का हमारे पास चालक हैं और अलग शेप के चालक हैं और उन पे हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो पहला है हमारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। अभी तक जो हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे वो बिंदु आवेश को लेकर निकाल रहे थे। इसके हम लोग जो नेक्स्ट एक टॉपिक लिए थे जो थोड़ी देर इसके पहले का जो कुछ टॉपिक था सतत आवेश वितरण, हमने पढ़ा है ये वाला टॉपिक। उसमें हम अलग अलग शेप का आवेशित चालक ले रहे थे। हमने देखा था लीनियर चार्ज, जब हम एक सीधे तार पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे और एक सरफेस वाला एक और घन घनाभ वगैरह इस तरह का हमने देखा था कि अलग अलग शेप का जब हमारे पास चालक होता है तो उसमें भी आवेश रहता है, आवेश लेकिन उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे सीधा तार है तो इसमें बहुत सारे आवेश जो हैं वो ऐसे लाइन से, जिसका लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यदि हमारे पास प्लेट अगर होती है तो प्लेट में डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार रहता है। ठीक है, तीसरा जो टाइप का शेप देखा था वो था घन या घनाभ वाला शेप देखा था। ठीक है, 3 डायमेंशन वाला। तो ये तीनों तरह का हमने पढ़ा था कि ये था रेखीय लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण, ये था क्षेत्रीय आवेश वितरण और ये था आयतन आवेश वितरण। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरह से आवेश वितरित है। तो इसमें हमको इस रॉड के कारण या इस तार के कारण एक समान आवेशित ये तार है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये एक तार कंसीडर करते हैं। ये अनंत लंबाई हो सकती है, लेकिन हम कैलकुलेशन की पर्पज से हम सिर्फ एक छोटा सा पार्ट उसका लेते हैं ताकि हम ये वैद्युत क्षेत्र निकाल सकें। अब हमें मान लीजिए कि ये तार है और एक पॉइंट हमने यहाँ कंसीडर किया है जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि ये तार के चारों तरफ हम एक गॉसियन पृष्ठ कंसीडर करते हैं। इस तरह का उसके जैसे बड़ी पाइप के बीच में एक तार डाल दिया जाए, उस तरह से ये से गोलाई में ये गॉसियन पृष्ठ इसके चारों ओर बनता है सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, और ये तार है, इसमें से जो इलेक्ट्रोलाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं, वो इस तरह से निकलती हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत बल रेखाओं का डायरेक्शन है। तो जिस दिशा में वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैद्युत क्षेत्र का दिशा हो गया। ठीक है, इस तरफ और इस तरफ हम ले रहे हैं, 2 ही डायरेक्शन अभी ले रहे हैं। और ये जो क्षेत्र बन रहा है इसमें हमारे 3 सरफेस बन रहे हैं। ये ऐसे राउंड चपटा ऐसे गोल सर्कल बनता है, इधर ये भी एक गोल सर्कल है चपटा, और ये जो है वो सिलेंड्रिकल पाइप का जो शेप है वो है। अब हमें जो लेना है इसमें वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करने के लिए हम पहले इसमें ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ लिया है इसका मतलब हम क्या यहाँ पे निकालेंगे, इसमें यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और यहाँ से गुजरने वाला, इस सरफेस पे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। वैद्युत फ्लक्स के मान से ही हम वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। ठीक है,
वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जितनी वैद्युत बल रेखाओं का जो संख्या होती है वही हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है। और जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाओं का जो माप है वही उसका वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहलाता है। जितनी मतलब जैसे अगर ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं, ज़्यादा बल रेखाएं, मतलब वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है। और अगर लाइन्स ऑफ फोर्सेस कम हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं कम हैं, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र जो है वो उसकी तीव्रता कम है। ठीक है, यानी कि अगर फ्लक्स जो है वो कम है तो वैद्युत क्षेत्र कम वीक होगा, और अगर वैद्युत फ्लक्स अधिक है तो वैद्युत क्षेत्र तीव्र होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब हम ये तार कंसिडर कर रहे हैं। ये तार की लंबाई हम L मान रहे हैं, और ये यहाँ से यहाँ P तक की दूरी, ये तार से P तक की दूरी हम R मान के चल रहे हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक हम ले रहे हैं कि ये R दूरी पर है। और L, ये जो तार की लंबाई L ली है, और इस तार पे जो आवेश है वो हम Q लेके चल रहे हैं। तो इस तार का जो आवेश घनत्व होगा वो होगा लैम्बडा इज इक्वल टू Q अपॉन L। ठीक है, ये हमने देखा, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, रेखीय आवेश वितरण जो हमने पढ़ा है टॉपिक, उसमें ये निकाले थे हम लोग, रेखीय आवेश घनत्व, उसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, और लैम्बडा बराबर होता है Q अपॉन L। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसमें वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो उससे हमें वैद्युत क्षेत्र का मान उस पॉइंट पे यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। सरफेस को, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इसको हम 3 पार्ट में लिए हैं। तो ये हम इस पार्ट को हम S1 कह दे रहे हैं, इस वाले जो गोल वाला पार्ट है इसको S2 ले ले, और ये जो बीच वाला सिलेंडर वाला पार्ट है उसको हम S3 मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे इस पृष्ठ पे एक हमने छोटा सा सरफेस लिया है DS1। ठीक, और यहाँ पे एक सरफेस लिया है DS2, और एक और सरफेस हमने इस पे लिया है, ये वाला, इसको P पॉइंट के ऊपर, ये है DS3। ठीक है, और ये हमारी वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है, और ये हमारा सरफेस है। अब यहाँ पे जब हम सरफेस ले रहे हैं, इस सरफेस का जो दिशा है वो ये है DS2, और यहाँ पे ये जो सरफेस है इसकी दिशा है DS1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, ये सरफेस की दिशा है, S1 सरफेस की। ये पहले हम छोटा सा एक पार्ट कंसिडर करते हैं, यहाँ से निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स का मान हम निकालेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट से अगर निकालना है, हम मानते हैं कि हमको DS1 से निकलने वाली, तो उसमें से जो वैद्युत बल रेखा, जो वैद्युत फ्लक्स है उसका छोटा ही होगा, छोटा सरफेस है तो इसमें से जो वैद्युत फ्लक्स है इस छोटे सरफेस का वो छोटा ही होगा। इसको हम D1 मान के चलते हैं। D1 इज इक्वल टू E डॉट DS1। ठीक है, अब इस तरह से हो गया D5। अब ये जो है इसको ये इस छोटे सरफेस के लिए, अब पूरे सरफेस के लिए जब हमको लेना है, पूरे S1 के लिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, इस वाले इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो D1 इज इक्वल टू समाकलन E डॉट DS ये आ जाता है DS1। ठीक है, इसमें देखिए जब इसको
इसका ये जो वेक्टर वाला साइन हटाते हैं तो इसका सिर्फ हम लोग परिमाण वाला पार्ट लेते हैं, तो ये हो जाता है ई ds1 cos थीटा। cos थीटा, ये cos थीटा क्या है? ds और e के बीच का एंगुलर डिफरेंस, e और ds1 के बीच का एंगुलर डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए कितना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये ds1 इसका सरफेस का डायरेक्शन ये है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। इधर भी देखिए ये ds2 इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो हमारा ये फॉर्मूला हम वैद्युत फ्लक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो इसी तरह से मिली थी हमें फॉर्मूला। तो ये हो जा रही है। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, d∅1 मतलब ये पूरे सरफेस में से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान हो गया। ठीक है, बराबर कितना हो गया, इंटीग्रेशन e ds1 cos थीटा। अब इसमें देखिए cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान कितना है, cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री का हमको पता है कि मान होता है 0। इसका मतलब क्या हो गया, ∅1 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 0। ठीक है, उसी तरह से जैसे हमने ∅1 का मान 0 निकाला उसी तरह से हमको ∅2 का मान भी 0 ही मिलेगा। देखिए इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है, तो हमको इस तरह से ही हम निकालेंगे इसका फॉर्मूला। तो हमको ∅2 का मान भी कितना निकल जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ से इस सरफेस से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो भी 0 है और इस सरफेस से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स भी 0 है। ठीक है, तो हमारा क्या बच रहा है, ये वाला सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा हो जा रहा है d∅3। पहले हम छोटे वाले सरफेस में से वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो छोटा सरफेस है ds3, तो इसमें से जो वैद्युत फ्लक्स है ds3 का जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो d∅3 रहेगा, इज इक्वल टू e इंटू ds3। ठीक है, अब ये भी वही इंटीग्रेट करके हम निकालेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो हमको ये क्या मिलेगा, ∅3 आ जाएगा। ये इंटीग्रेट होने के बाद d∅3 को इंटीग्रेट करेंगे तो ∅3 मिलेगा। और ये वाला जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, e तो बाहर आ जाएगा, हमारा क्या ब्रैकेट में रहेगा, ds3 है ना। और ये जो हम दोनों जो ये वेक्टर्स का निकाल देंगे, इसका सिर्फ हम लोग परिमाण वाला पार्ट लेंगे। तो e ds3 cos थीटा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए cos थीटा का जो मान है वो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये सरफेस है इस तरह से और इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ये ds3 का डायरेक्शन, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या, दोनों का एंगुलर डिफरेंस 0 है। तो इस कंडीशन में जब cos थीटा बराबर cos 0 होगा तो cos थीटा का मान कितना हो जाता है, 1। ठीक है, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं इस वाले को, तो ये यहाँ पे रखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहीं पे देख लेते हैं, ∅3 बराबर e ये इंटीग्रेशन ds3। ठीक, यहाँ तक आ गया। ये हमारी फॉर्मूला है ∅3 बराबर e इंटीग्रेशन ds3। अब हमें पता है कि ये जो सिलेंडर है ये वाला, इसका ये जो ये वाला पार्ट होता है, इसमें इस पूरे सरफेस का वैल्यू कितना होता है, सरफेस का वैल्यू होता है कितना होता है, 2πr_l। ठीक है, ये पूरे सरफेस का जो वैल्यू होता है, सरफेस एरिया होता है 2πr_l। ठीक, तो हमारा ये जो ये वाली फॉर्मूला क्या बन जाएगी, ∅3 e इंटू 2πr_l। ठीक है, तो इंटू 2πr_l हो गया। अब देखिए हमें पता है कि फाई जो है
फाई टोटल जो फ्लक्स है, ये पूरे गॉसियन पृष्ठ का जो टोटल फ्लक्स होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब इसमें φ1 और φ2 तो ज़ीरो है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ φ3, दैट इज़ इक्वल टू E इंटू 2πr/L। ठीक है, आइए हमारा फाई हो गया। गॉस का जो प्रमेय है, गॉस के प्रमेय से हम फाई का मान कितना निकाले थे, गॉस प्रमेय से फाई का मान हमारा क्या निकला था, Q/ε0। अब हम ये Q/ε0 जब यहाँ रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, Q/ε0 बराबर E इंटू 2πr/L। ठीक है, अब हमारा E का मान इसमें क्या निकल आएगा, E का मान हो जाएगा Q/2πr/L एप्सिलॉन। अब इसमें देखिए Q/L को हम रिप्लेस कर सकते हैं लैम्बडा से, ये वाले फॉर्मूला से। ठीक है ना, तो ये Q/L क्या हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन 2πr/ε0। ठीक है, तो E का मान हमारा क्या हो जा रहा है, लैम्बडा अपॉन 2πr/ε0। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण, तार के कारण। ठीक है, तार के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो होता है लैम्बडा अपॉन 2πr/ε0।